हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक। ये सीडीपी आपकी एचटेट 2023 को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। ये क्लास जो है वो आपके पीआरटी एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, इसके साथ साथ पीजीटी, तीनों ही लेवल के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और जो ये टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटी का, इसमें से अपना एक क्वेश्चन जो है वो पक्का मानकर चलिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एचटेट का एग्ज़ाम हो, दोनों में ही इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर ऐड किया है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ेंगे या फिर हम लेवी-गोट्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जब अभी हम थ्योरी का सेक्शन जब वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो ये थ्योरीज हैं इनमें से ना क्वेश्चन हर बार आते हैं। और ये फ्रॉइड में से, एरिक एरिक्सन मैंने आपको करा दिया है, तो इनमें से हर बार ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये थ्योरीज जो है वो अब हमारी थ्योरीज स्टार्ट होने वाली हैं। तो 5 से 6 थ्योरीज रहेंगी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट आज की क्लास जो है वो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। इसको आप लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अब यहाँ पर पहला ही शब्द हम पढ़ लेते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। पहली बात तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसका मतलब क्या है, क्या होती है ये लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, यानी कि हम क्या सीख रहे हैं। तो आप कहते हैं कि हम जब छोटे बच्चों को काम देते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपको लर्न हो गया, तो लर्न का मतलब होता है सीखना। डिसेबिलिटी होती है सीखने की जो एबिलिटी, आपकी जो सीखने की योग्यता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं कि क्या है उस बच्चे में, ये इस चीज को लेकर इसकी क्या है, डिसेबिलिटी है। यानी कि वो सीख नहीं पा रहा है, उसकी सीखने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसमें कोई ना कोई कमी है। तो यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब हो जाता है सीखने की एबिलिटी में कमी। तो पहला ये जो पॉइंट मैंने बताया है आपको याद रखना है। ये ऐसा टॉपिक है, इसमें से आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिसेबिलिटी क्या होता है। डिसेबिलिटी जो है ये रिलेटेड किससे है, ये डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ये हमारे मस्तिष्क की योग्यता को क्या करता है, प्रभावित करती है। तो आपसे पूछा जाए डिसेबिलिटी कैसी प्रॉब्लम है, तो न्यूरोलॉजिकल या फिर हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो हमारे मस्तिष्क की योग्यता को क्या करती है, हमारे माइंड की जो योग्यता है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। इससे बच्चे को गणित, तर्क, लिखने और बोलने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। डिसेबिलिटी के साथ बच्चों में एडीएचडी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जो है वो पाई जाती है। अब यहाँ पर एडीएचडी जो है ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, मैंने इसके बारे में कंप्लीट लिखा है डिटेल के साथ में। तो एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 12% से, तो एडीएचडी जो है उसका मतलब है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, 1963 में सैमुअल किर्क ने किया था। आज इसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर ना होकर डिसऑर्डर का क्या है, समूह है। मतलब एक डिसऑर्डर नहीं है, इसमें बहुत सारी जो डिसऑर्डर्स हैं उनका ये क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। तो आपसे ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि इसका प्रयोग जो है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इसका प्रयोग जो वो सैमुअल किर्क ने किया है। क्या नाम है इनका, सैमुअल किर्क नाम है। और कब किया इन्होंने इसका यूज, 1963 में किया है। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। अब पढ़ने को तो हमें सारा पढ़ना होता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कौन से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो तभी मैं आपको कहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस चीज को मैं कहती हूँ इंपॉर्टेंट है उसको आपको अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले इसका प्रयोग 1963 में किसने किया, सैमुअल किर्क ने किया था। आज इसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है, डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि क्या है, डिसऑर्डर का एक समूह है। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके लिए जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल कारण शामिल हैं। अब ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, इसके लिए आपके जो जेनेटिक एनवायरमेंट है ये भी जिम्मेदार है, और साथ साथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी जो है इसमें शामिल होते हैं। तो
आपसे पूछा जाए कैसी डिजीज है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप क्या टिक करेंगे, जो जीन्स होते हैं, जेनेटिकल एनवायरनमेंट जो होता है एंड देन जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, वो दोनों इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप की हम बात कर लेते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप में पहला टाइप जो है वो मैंने लिखा है डिसलेक्सिया। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपके अब जितने भी मैं आपको बताऊंगी, जिसके बारे में कहूंगी कि इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से सुनना है, क्योंकि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट पॉइंट है, चाहे वो एचटेट हो और चाहे वो सीटेट हो, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो डिसलेक्सिया क्या है, यहाँ पर रीडिंग डिसऑर्डर है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि जो डिसलेक्सिया है वो कैसी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर जो डिसलेक्सिया है उसका नाम क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर। ये एक टाइप का कैसा है, रीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें जो बच्चा है वो या तो रुक रुक कर पढ़ेगा, या उसको जो वर्ड्स हैं उनको सही से नहीं पढ़ता है, या जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, सा को क्या पढ़ेगा, वोस पढ़ेगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ेगा, यानी कि जो लेटर्स हैं यहाँ पर उन्हें क्या कर देता है, वो रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पर रुक रुक कर पढ़ना, आवाज में अंतर ना कर पाना, शब्दों का हेर फेर ना समझ पाना, तो ये सब क्या उसके रीडिंग डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर सो को क्या पढ़ देगा, वोस पढ़ देगा, अनक्लियर को क्या पढ़ देगा, सॉरी न्यूक्लियर को क्या पढ़ देगा, अनक्लियर पढ़ देगा। तो यहाँ पर जो बच्चा वो क्या कर देता है, लेटर को रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पर ये कैसी डिसेबिलिटी है, ये रीडिंग डिसऑर्डर है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है डिसलेक्सिया इज टाइप ऑफ विच डिसऑर्डर, तो आप क्या टिक करेंगे, कैसा डिसऑर्डर है, ये रीडिंग डिसऑर्डर है। रीडिंग डिसऑर्डर में उसको ये वर्ड्स, लेटर्स, इनको पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ कहीं कहीं पर बस ये लिखा है कि पढ़ने के साथ लिखने में भी प्रॉब्लम है, लेकिन लिखने वाला इसमें हम काउंट नहीं करते हैं, लिखने वाला हम आगे पढ़ेंगे। ये वैसे स्पेशली क्या है, एक रीडिंग डिसऑर्डर है। अब इसी की वजह से आगे और भी डिसऑर्डर हो जाएंगे, क्योंकि अगर बच्चा इसे गलत पढ़ेगा तो वो आगे जाकर इन सभी वर्ड्स को लिखेगा भी गलत। तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि ये पढ़ने के साथ साथ कैसा है, लिखने को भी प्रभावित कर सकता है। तो डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू रीडिंग डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है, ग्राफ। अब यहाँ पर ग्राफ जो है वो कैसा होता है, रिटन में होता है, राइटिंग से रिलेटेड होता है। हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको राइट करते हैं। तो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड होगा, आपका राइटिंग डिसऑर्डर होगा। यानी कि एक ऐसा डिसऑर्डर है, लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है इसमें बच्चे को। इसमें जो बच्चा है वो सही से कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाएगा, कुछ भी सही लिख नहीं पाएगा, लाइंस भी बनाएगा तो वो सही से लाइंस नहीं बना पाएगा, अक्षरों को टेढ़ा मेढ़ा बना देगा। पेन को, पेंसिल को आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पेन पेंसिल अच्छे से नहीं पकड़ पाते, लिखते वक्त ज़्यादा झुक जाएगा। तो ये सारी की सारी जो जितनी बातें हैं, सारे पॉइंट जो किससे रिलेटेड है, आपके डिस्ग्राफिया से रिलेटेड है। तो आप इसको याद ऐसे रखना, ग्राफ जो होता है, ग्राफ होता है वो राइटिंग से रिलेटेड होता है, इसलिए जो ग्राफ है वो कैसा डिसऑर्डर है, राइटिंग डिसऑर्डर है। और जो डिसलेक्सिया है, लेक्सिया वाला किससे रिलेटेड है, ये आपका रीडिंग डिसऑर्डर है। तो बस आपको इतने ही पॉइंट ऐसे याद रख लेने हैं, ये ऐसे पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको याद करवा रही हूँ। आपसे पूछा जाएगा डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो आप इसको थोड़ा ट्रिक से याद कर लेंगे तो आपको आसान रहेगा। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखना, तो राइटिंग डिसऑर्डर है, ठीक से नहीं लिख पाएगा, टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाएगा, पेन अजीब ढंग से पकड़ेगा, लिखते समय वो ज़्यादा झुक जाएगा। तो ये डिस्ग्राफिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया जो है, अब इसका मतलब भी ना इसी के नाम में छुपा हुआ है। जैसे डिस्कैलकुलिया है, यहाँ पर कैलकुलिया किससे रिलेटेड होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। तो कैलकुलिया क्या है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि कैलकुलेशन यानी जोड़ घटा, मल्टीप्लाई, ये न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पर बच्चे को देखने को मिलती हैं। इसमें जो बच्चा है वो गणित से, अंक गणित को, इन सब चीज़ों को समझने में क्या करता है, उसको प्रॉब्लम आती है। तो इसे हम न्यूमलेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अदर नेम क्या है, न्यूमलेक्सिया इसका अदर नेम है। इसमें जो बच्चा है वो क्या करेगा, गणना गलत करेगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। इसमें उसे माइंड से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर बच्चे को मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, इन सब वर्ड्स को समझने में क्या आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, डिस्कैलकुलिया नाम दिया गया है।
इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये किससे रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। तो डिसकैल्कुलिया किससे रिलेटेड है, ये माइंड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट का नाम है डिस्प्रेक्सिया। प्रेक्सिया जो है, अब इसका नाम देखो क्या है, डिस्प्रेक्सिया। ये किससे रिलेटेड है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया किससे रिलेटेड है, ये गतिक कौशल समस्या है। यानी कि ना इसमें जो बच्चा है वो, मतलब कोई भी जो इंसान है जो इस बीमारी से पीड़ित होगा या जिसको ये प्रॉब्लम होगी, वो क्या नहीं कर पाएगा, उसको वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा अपने बॉडी पार्ट्स में। जैसे उसके हैंड और आइज में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। इसके साथ साथ जैसे नर्वस सिस्टम है, इसको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। इससे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये ज़्यादातर रिलेटेड किससे देखने को मिलेगा आपको, नर्वस सिस्टम से। जैसे हैंड, आई, बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, या उसके अपने जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे नर्वस हैंड है, आईज है, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। तो इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। इसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, तो वो आपकी डिस्प्रेक्सिया है। तो आपको क्या टिक करना है, डिस्प्रेक्सिया टिक करेंगे आप। इसके बाद फिफ्थ वाली है अप्रेक्सिया। वो डिस्प्रेक्सिया थी, ये क्या है, इसका नाम है अप्रेक्सिया, ए है इसमें। यहाँ पर भी बॉडी से, वॉकिंग से प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियों में इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अप्रेक्सिया किससे रिलेटेड है, मसल्स प्रॉब्लम है। वो बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा था। तो डिस जो वर्ड होता है वो वैसे भी खराब को ही शो करता है। तो यहाँ पर जो डिस है वो क्या करेगा, किसके लिए दिखाएगा, बॉडी कोऑर्डिनेशन को दिखाता है। तो डिस्प्रेक्सिया में बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। अप्रेक्सिया में क्या है, यहाँ मांसपेशियों में प्रॉब्लम होती है, मसल्स में प्रॉब्लम होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिससे माइंड के जो माइंड का सेरिब्रम पार्ट है वो क्या होता है, क्षति होती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अप्रेक्सिया में माइंड के सेरिब्रम में क्षति होती है, यानी कि जो माइंड का सेरिब्रम पार्ट है उसमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर मसल्स जो है उनमें प्रॉब्लम होती है, और इस बीमारी का नाम क्या है, अप्रेक्सिया। इस लर्निंग डिसेबिलिटी का नाम क्या है, अप्रेक्सिया है। अब यहाँ पर फेजिया है। फेजिया जो है, जो ये फेज वर्ड है, ये किसको दिखा रहा है, लैंग्वेज के लिए शो हो रहा है। तो अफेजिया, फेजिया किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो भी बच्चा होगा या जो भी इंसान होगा उसे किस में प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसको बात करने में दिक्कत होती है उसके। ये भी किसकी वजह से होता है, माइंड में प्रॉब्लम की वजह से होता है। यहाँ पर क्या होती है, बच्चे को कोई ना कोई दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मस्तिष्क में क्षति होती है अफेजिया में। तो इसीलिए वो सही से नहीं बोल पाता है, या बोलते हुए क्या करता है, या फिर उसकी बोलते हुए जो आवाज़ है वो सही से नहीं निकलती है। तो अफेजिया क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम होती है। तो फेज किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। उसके बाद है डिस्फेजिया। अभी हमने अफेजिया पढ़ा है, यहाँ पर डिस्फेजिया है। तो ये भी इसी के जैसा है, सेम। यहाँ पर भी लैंग्वेज या बातचीत करने में से प्रॉब्लम होती है। अब है अलेक्सिया। अलेक्सिया, ये यहाँ पर अलेक्सिया जो है, इसको पढ़ने में अक्षम होता है बच्चा, रीड करने में क्या होता है, यहाँ पर ये बच्चा सही नहीं होता है। तो ये भी पढ़ने से ही रिलेटेड है। इसे हम शब्द अंधता या फिर पाक अंधता या विजुअल अफेजिया के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा है, मैंने आपको बताया था ना, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड था आपका, ये भी रीडिंग डिसऑर्डर था। यहाँ पर बच्चा जो था वो लेटर्स को रिवर्स पढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा है इसको ये, यहाँ पर इस डिजीज का नाम क्या, अलेक्सिया है, ठीक है। सॉरी, लर्निंग डिसेबिलिटी कहेंगे, डिजीज नहीं कहेंगे हम। डिसेबिलिटी का नाम क्या है, अलेक्सिया। वो क्या था हमारा, डिसलेक्सिया था। तो अलेक्सिया जो है ये शब्द अंधता, यानी कि जो से वर्ड है ना वो सही से नहीं दिखाई देंगे या फिर धुंधले दिखाई देते हैं। कई आपने देखे होंगे जिनको जो बुक है उसमें वर्ड सही नहीं दिखाई देते, तो वर्ड अंधता कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ड अंधता या फिर विजुअल अफेजिया, ये यानी कि देखने में उसे दिक्कत है। इसे ही अर्जित डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो अर्जित डिसलेक्सिया अलेक्सिया का नाम है, दोनों ही सेम सेम लगते हैं। इसके बाद अलेक्सिया के कारण अफेजिया और डिस्ग्राफिया जैसी लर्निंग डिसेबिलिटी होना संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है। तो अलेक्सिया में यहाँ पर अफेजिया भी हो सकता है और इसके साथ साथ बच्चे को डिस्ग्राफिया भी हो सकता है।
इसके बाद है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया जो है एक गंभीर तनाव की स्थिति होती है, लर्निंग इफेक्ट होता है डिस्थीमिया। तो यहाँ पर डिस्थीमिया क्या होगा? ये एक गंभीर तनाव की स्थिति होती है। इसके बाद है डिस्मोर्फिया। मोर्फिया क्या होता है? अब यहाँ पर जो मोर्फिया है ये भी हमारे ये इसमें ना बॉडी पार्ट्स को लेकर एक तरीके से भ्रम रहता है कि इंसान को हमेशा ऐसे लगता रहता है कि मतलब मुझ में कुछ ना कुछ कमी है, मेरे बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ कमी है, मेरी आंखें सही नहीं है, नाक सही नहीं है। इस तरीके का जो मतलब इंसान है ना उसको मतलब इस तरीके का यहाँ पर हम कह सकते हैं डाउट बना रहता है अपनी बॉडी को लेकर। तो डिस्मोर्फिया में क्या है? इसको क्या रहेगा? हमेशा एक डाउट रहता है अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर कि उसकी जो बॉडी है वो क्या है, सही से सही नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं डिस्मोर्फिया। इसके बाद है ADHD। अभी मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे ऐसे मतलब यहाँ पर 24% तक या फिर मैंने आपको ऊपर बताया था कि इतने यहाँ पर ADHD पाया जाता है। अटेंशन डेफिलिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वह स्थिति बच्चे के वयस्क होने तक क्या रहती है? बनी रहती है। और जो मैंने कहा था 24% तक वो सारी टाइप की डिसेबिलिटी थी। यहाँ पर यह 3 से 5% तक के बच्चे जो है वो ADHD से क्या रहते हैं? प्रभावित रहते हैं। और वो टोटल में था जो हमने पहले पढ़ा था। इसमें बच्चे में ध्यान की या तो बहुत ज़्यादा कमी होगी या बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चा, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, हमेशा मतलब उसका ध्यान जो बहुत जल्दी भटक जाता है, असावधानी रखता है, केयरलेसनेस रखता है, ऐसे क्रिया होता है। इसका ना कोई स्थायी उपचार नहीं है। जिस भी बच्चे को ADHD होता है उसका कोई परमानेंट क्या नहीं है, इलाज नहीं है। इसमें हम बच्चे को क्या कर सकते हैं? इसके लिए कोई ऐसा मतलब दवाई नहीं है जिससे देकर इस बच्चे को ठीक किया जा सके। इसके लिए हम क्या करेंगे? बच्चे को बिजी रख के उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चे को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेंगे, तब यहाँ पर जाकर जो बच्चा है वो थोड़ा मतलब उसका जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉल्व हो सकता है। तो ADHD रिलेटेड है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेनी है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अब ये क्लास छोड़कर भागना मत, क्योंकि रिवीजन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से सारे डाउट जो होंगे वो अब क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जितनी भी बताती जाऊँगी आपको पता लगता जाएगा कि आपको कितना याद हुआ है और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हमने कौन सी डिसेबिलिटी पढ़ी है? यहाँ पर डिसलेक्सिया पढ़ा। जो सबसे पहला पढ़ा है लेक्सिया, डिसलेक्सिया। ये किससे रिलेटेड था? आपका रीडिंग डिसऑर्डर से। किससे रिलेटेड है? रीडिंग से। तो डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है डिसग्राफिया। ग्राफ का मैंने आपको बताया था ग्राफ लिखने से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो डिसेबिलिटी है वो भी कैसी है? राइटिंग की प्रॉब्लम है इसमें। इसके बाद डिसकैलकुलिया की बात की थी हमने। कैलकुलिया किससे रिलेटेड होता है? कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, जोड़ने से, घटाने से, मल्टीप्लाई से रिलेटेड होता है। तो कैलकुलिया किससे रिलेटेड है? गणना से, गणित से, अंक गणित से। इसके बाद डिस्प्रैक्सिया पढ़ा था हमने, प्रेक्सिया। ठीक है, प्रेक्सिया में क्या होगा? बच्चा क्या नहीं कर पाएगा? डिस्प्रेक्सिया में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता बॉडी में। ठीक है, उसके बॉडी फंक्शन सही से काम नहीं करता है। इसके बाद अप्रेक्सिया पढ़ा था मैंने, कहा था ये ए वाला जो है ये अप्रेक्सिया, ये किससे रिलेटेड है? मसल्स प्रॉब्लम होती हैं इसमें। तो अप्रेक्सिया में क्या होता है? मसल से रिलेटेड होता है। इसके बाद अफेजिया। फेज से मैंने आपको बताया था, फेज आपको याद करना है लैंग्वेज से या फिर आपको कम्युनिकेशन से याद रखना है। तो अफेजिया में और डिस्फेजिया दोनों ही किससे रिलेटेड है? ये लैंग्वेज से या फिर बात करने से रिलेटेड है। अब अलेक्सिया जो है ये किसके जैसा है? डिसलेक्सिया जैसा है। तो दोनों क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है, लेकिन ये कैसा है? अलेक्सिया। अर्जित डिसलेक्सिया इसको हम कहते हैं। ये विजुअल यानी कि इसको देखने में क्या दिखता है? धुंधला वगैरह दिखता है। इंपेयरमेंट इसका विजुअल इंपेयरमेंट है यहाँ। ठीक है, शब्द अंधता है, पाठ अंधता है, अर्जित डिसलेक्सिया है। इसके बाद डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है यहाँ पर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर तनाव की स्थिति में रहता है, जिसकी वजह से उसका लर्निंग जो है वो इफेक्ट होता है। मोर्फिया। मोर्फिया में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है जो बच्चा है उसको जो बॉडी पार्ट्स है उनमें क्या रहती है? उनको लेकर दुविधा रहती है, प्रॉब्लम रहती है। ADHD जो है इसमें क्या है? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। इस स्थिति में बच्चा क्या रहता है? वयस्क मतलब वयस्क होने तक की स्थिति
स्थिति बनी रहती है। 3 से 5% बच्चे जो है वो इससे ज़्यादा प्रभावित है। ये इसमें बच्चा ध्यान की कमी होगी, असावधानी रखेगा, असक्रिय होगा, इसका कोई भी जो स्थायी उपचार है वो नहीं है। तो ये जो आपकी क्लास थी ना, ये आपकी आज की क्लास यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो क्लास आपकी इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क जो है वो आपका इस क्लास से बनेगा। तो इसको देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 18 to 19 मिनट्स की क्लास होगी मैक्सिमम, बट आपके लिए बहुत यूज़फुल है। एक बार आप देख लेंगे तो आपका यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्लासेस है ना, उनमें मैं आपको थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। EVS के नोट्स मैंने आपके सारे रेडी कर दिए हैं PRT के लिए। तो अभी देखती हूँ मैं, या तो आजकल में देखने को मिल जाएगी आपको ये क्लास। बहुत ज़्यादा भी इसमें टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐड किए हैं मैंने। ये क्लासेस हैं, ये जो है आपकी, या तो 1 नवंबर से स्टार्ट कर देते हैं, या इससे पहले ही स्टार्ट कर दूंगी मैं, ताकि आपका एग्जाम भी नियर है और आपको कोई लॉस भी ना हो। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूँ। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।